प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से टॉपिक को समझने के लिए अपने नोट्स की कॉपी को जरूर अपने साथ रखें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। आपको अपने नोट्स की कॉपी अपने साथ में लेकर इस वीडियो को देखना है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, त्वरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स आपके पास हैं, इस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर गतिमान वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो रही हो तो उसका त्वरण सदैव शून्य होता है, और गतिमान वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उसका त्वरण सदैव धनात्मक लिया जाता है। इसके अलावा अगर गतिमान वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तो उसके त्वरण को सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। आपको याद रखना होगा कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर की ओर गतिमान वस्तु के लिए ऋणात्मक त्वरण लिया जाता है और नीचे की ओर गतिमान वस्तु के लिए धनात्मक त्वरण लिया जाता है। स्मॉल जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और उसे न्यूमेरिकल में यूज़ करते समय आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण की। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए। इस समीकरण को आपने कक्षा 10th में अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा और इसका उपयोग भी किया होगा। इस समीकरण के संकेत भी समझ लो। स्मॉल ए त्वरण का संकेत होता है। त्वरण की परिभाषा से आप लिख सकते हो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन, अगर समय t में कण का वेग u से v हो जाता है तो वेग में परिवर्तन v माइनस u होगा। तो त्वरण की परिभाषा से वेग में परिवर्तन u माइनस v बटा स्मॉल t। अगर हम t का पक्षांतरण करके a की तरफ लेकर आते हैं तो v माइनस u बराबर at। v बराबर निकालोगे तो v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at को ही हम न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। अब हम न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण का अध्ययन करेंगे। न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा ही होगा। s बराबर u प्लस 1/2 at। दूसरे शब्दों में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम सबसे पहले इस बात की कल्पना करेंगे कि कोई गतिमान कण स्मॉल a त्वरण से गति कर रहा है। t1 बराबर 0 समय पर उसका प्रारंभिक वेग u है और t2 बराबर t समय पर उसका अंतिम वेग v है, अर्थात वह स्मॉल t समय में बिंदु r से बिंदु q तक पहुंच जाता है। हम समय के साथ वेग में परिवर्तन को आरेखित करके ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा r से q तक प्राप्त होती है, और इस सरल रेखा द्वारा समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज की भांति प्राप्त हो रहा है। अगर आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। किसी भी गतिमान कण द्वारा तय किया गया विस्थापन समय वेग ग्राफ में प्राप्त रेखा द्वारा समय अक्ष पर घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर हमको t समय में गतिमान कण द्वारा तय किए गए विस्थापन को ज्ञात करना है तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। इस सूत्र को आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक कई बार पढ़ चुके हो। समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर इस चित्र में आप समांतर भुजाओं की बात करें तो समांतर भुजाएं OR और PQ है तथा उनके बीच की दूरी OP है। अब हम कण के द्वारा तय किए विस्थापन S को ज्ञात करने के लिए समलंब चतुर्भुज OPQR के सूत्र का उपयोग करेंगे। t समय में कण के द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर ग्राफ में उपस्थित समलंब चतुर्भुज OPQR का क्षेत्रफल। अतः S बराबर 1/2 इंटू OR प्लस PQ
इंटू ओ पी। हम इस सूत्र में इनके मान रखेंगे। यहाँ ओ पी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T माइनस 0 बराबर T है और ओ आर बराबर U माइनस 0 बराबर U तथा पी क्यू बराबर V माइनस 0 बराबर V है। इनके मान रखने पर दोबारा समझा देता हूँ। अब S बराबर 1/2 S बराबर 1/2 ओ आर प्लस पी क्यू इंटू ओ पी। अगर आप चित्र में देखेंगे तो ओ पी बराबर आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T माइनस 0 बराबर T। ओ आर बराबर U माइनस 0 बराबर U और पी क्यू बराबर V माइनस 0 बराबर V। इनके मान सूत्र में रखने पर हमारे पास S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T। V का मान समीकरण 1 से आप रखोगे। न्यूटनी गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है। उसका मान रखने पर आपके पास आएगा S बराबर 1/2 U प्लस AT इंटू T। अब T का गुणा अंदर कर दीजिए, आपके पास आएगा 1/2 2U इंटू T प्लस 1/2 AT इंटू T। अब आपके पास आ जाएगा 1/2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा। 2 से 2 कटने के बाद S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। न्यूटनी गति का दूसरा समीकरण यही होता है, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम बात करेंगे न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण की। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा न्यूटनी गति का तीसरा समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। उसी की ही उत्पत्ति करेंगे। यह बहुत ही आसान है। अगर आप यह मान लेते हो कि एक गतिमान कण स्मॉल a त्वरण से गति कर रहा है और स्मॉल t समय में उसका वेग u से v हो जाता है, तो न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस AT, ये हमने न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण पहले ही निकाल लिया। v बराबर u प्लस AT। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही आप दोनों तरफ वर्ग करोगे, v का स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर। u प्लस AT के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT। मैं दोबारा बोलता हूँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT। इसके बाद हम आगे एक अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक यूज कर चुके हो। कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं और किस तरह से कॉमन ले रहा हूं। हो सकता है पहली बार भी आप कॉमन ले रहे हो, इसलिए इसे ध्यान से देखना है। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस उसके बाद के दो पदों में से a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT में से 2a कॉमन ले रहा हूं, 2a कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बचेगा। देखो 2 नहीं है अंदर, तो आपको 2 का भाग लगा देना है और a स्क्वायर है, उसमें से a बाहर आ जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा a। इस वजह से तुम लिख सकते हो 1/2 AT स्क्वायर प्लस 2uAT में से 2a बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा AT। तो अंदर आएगा आपके पास, कोष्टक के बाहर तो 2a है और अंदर बचेगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। अगर आप 2a का कोष्टक के अंदर दोबारा गुणा करते हैं तो वापस ऊपर वाली स्टेप बन जाती है। 2a का जैसे आप गुणा करोगे आपके पास ऊपर वाली स्टेप a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT बन जाएगी। इसलिए हमने जो कॉमन लिया है वह बिल्कुल सही है। हो सकता है इस तरह का कॉमन आपने इससे पहले नहीं लिया हो, परंतु कॉमन इसी प्रकार से लिया जाता है। तो अब व्यवस्थित लिख लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और कोष्टक के अंदर 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। अब देखो समीकरण 2 यानी कि न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। अब उसका मान कोष्टक के अंदर वाली जगह पर रख दीजिए, यानी कि ये पूरा ही कोष्टक आपका S बन जाएगा न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से।
जैसे ही हम न्यूटनी गति का दूसरा समीकरण अप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और यही न्यूटनी गति का तीसरा समीकरण है। इस प्रकार से हमने तीनों समीकरण की उत्पत्ति कर ली है। आप आसानी से तीनों समीकरण को समझते हुए रिवीजन करते हुए उन्हें याद कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया गया था कि आपके पास भेजे गए नोट्स में से पेज नंबर 13 पर कुछ करेक्शन है। उस करेक्शन के लिए दोबारा मैंने पेज नंबर 13 को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था। उस पेज नंबर 13 में अपना करेक्शन करते हुए अपने नोट्स की कॉपी में उसी जगह पर लिख लेना। इस प्रकार से आप न्यूटनी गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में आवाज़ की कुछ दिक्कत हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो को देखते समय अपने नोट्स की कॉपी को अपने साथ रखिए, तब जाकर आपको न्यूटन की गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति वाले टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगली बार नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।